नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में और मैं हूं आपके साथ ज़ायरा अली। आज हम आपको एक ऐसे खास मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने साल 2017 में मिसेस एशिया का खिताब अपने नाम किया। न सिर्फ झारखंड बल्कि देश का नाम भी रोशन किया। समाज कल्याण के काम करना रिंकू भगत जी को काफ़ी पसंद है, जिसके लिए वे अक्सर ज़रूरतमंद लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करती हैं। रिंकू भगत जी मौजूदा वक्त में झारखंड बार काउंसिल की मेंबर हैं। रिंकू जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज आप इतनी बुलंदियों पर पहुंची हैं, आसमान आपने छू लिया है, इतनी कामयाबी आपको हासिल हुई है। आखिर कैसे आप यहां पर पहुंची, क्या कुछ आपने किया, किन परिस्थितियों का सामना किया, किन हालातों से आप रूबरू हुई? जी, मेरा जन्म जो है वो रांची में हुआ, झारखंड में। उस समय बिहार था जी। और वहाँ पर वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई भी हुई रांची में। तो बचपन में ही मेरे जो है फादर जो हैं वो डेथ कर जाते हैं। मैं तब 2 साल की थी सिर्फ, और मेरी एक बहन थी। तो मेरी मदर जो है वही उनको जो है हमें बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया जो भी आज मैं हूँ, उन्हीं को मैं श्रेय देती हूँ। उन्होंने जब मेरे जो फादर थे उनको बहुत इच्छा थी, एक्चुअली मेरे जो दादाजी थे वो एडवोकेट थे, तो मेरे फादर को भी बहुत इच्छा थी कि मेरी बेटी जो है वो एडवोकेट बने। और इसी में मेरा भी जो है रुझान जो है, घर में भी देखा मैंने कि चाचा जी जो हैं एडवोकेट हैं, सब कोई हैं, तो मेरा भी रुझान इसमें आया। तो मैं वकालत पढ़ने के लिए कलकत्ता में गई। +2 करने के बाद उस समय बहुत कम जगह पर ही 5 इयर्स कोर्स जो है, इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो चालू हुआ था। तो वहाँ पर हाजरा लॉ कॉलेज में हमने एडमिशन लिया और वहीं से मैंने वकालत जी, पढ़ाई वहाँ की। से आपने वकालत जी, करी। जी, जी। बिल्कुल। और समाज सेवा में भी आपका अहम योगदान रहा है। आप महिलाओं के उत्थान के लिए अहम कदम उठाती रही हैं। करीब 21 सालों से सोशल वर्क कर रही हैं रिंकू जी। आप किस तरीके से ये काम कर रही हैं और अब आप फिलहाल विमेन ग्रीवेंस सेल की चेयरमैन भी हैं, तो किस तरीके से आप काम करती हैं? ख़ासतौर से महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो क्या कुछ किया जाता है आपके ज़रिए? देखिए, जब मैं छोटी थी, मैंने आपको अपना बैकग्राउंड बताया कि जब मैं छोटी थी तभी मेरे फादर जो है नहीं थे, और मदर ने पूरा भार एक अकेली महिला किस तरह से हमें इस तरह से स्वनिर्भर बना दिया था कि किस तरह से परिस्थिति जो है, हम कोई भी परिस्थिति में महिलाएं कहीं पे भी किसी से भी कम नहीं हैं। उन्होंने ये चीज़ें बहुत बता दिया था। और जब हम देखते थे, इन्होंने ही शिक्षा दी थी कि जब भी कोई महिला या किसी को भी कुछ ज़रूरत पड़ता है तो उन्हें मदद करने के लिए आगे बढ़ो, आगे काम करो। तो जब मैंने वकालत 2000 में शुरू किया, एनरोलमेंट किया हमने रांची बार में। मैं जब वापस आई, 5 इयर्स कोर्स 94 से 2000 तक का जो सफ़र था मेरा लॉ का था। और लॉ पढ़ने के बाद मैंने वहाँ से लॉ ग्रेजुएट होके रांची बार एसोसिएशन में अपना नामांकन वहाँ पे ये किया। तो बहुत ही मध्यवर्ती परिवार से, और देखा जाए तो हमारे घर में भी उस तरह का कोई माहौल नहीं था। मदर थी तो सर्विस करती थी, फादर की जगह पे उनको सर्विस मिला था। तो हम 2 बहनें थे, तो तो छोटी काफी थी कठिन परिस्थितियों का आपने सामना किया, लेकिन फिर भी उस मुकाम तक पहुंची जहां पर आप चाहती थी। वो चीज़ आपने हासिल की है जिसका हर कोई सपना देखता है। मैं तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरी मदर, जब हम लोग HEC में थी, और HEC में कभी कभी जो है कारखाने बंद हो जाते थे, और मैं तब लॉ कर रही थी, और फीस देने के भी जो होते हैं, जो पैसे जो होते हैं वो नहीं होता था। तो मैं जा के ट्यूशन्स पढ़ाती थी, और ट्यूशन से वहाँ से भी लॉ के हमने पढ़ाई की। तो ये परिस्थिति को देखते हुए तब मुझे लगा कि जब आज हमें कुछ डिग्री मिली है या हम वो मुकाम कर रहे हैं, तो 2000 में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया तो महिलाओं के ऊपर फोकस किया, गरीबों के ऊपर फोकस किया, और उनकी जो केसेस हैं, बहुत सारे लंबे केसेस रहते हैं, तो उन पर जो है उनको किस तरह से मदद पहुंचा सकूं, तो उस तरह से ये जी आपने महिलाओं के लिए तो काम किया ही है, लेकिन खासतौर से अगर हम वकील महिलाओं की बात करें तो उनको ज़्यादा अगर देखा जाए तो फोकस में रखा जाए तो वो भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करती हैं, उनका भी शोषण होता है। तो उस दिशा में आप लोगों ने अब कर रहे हैं या पहले क्या कुछ किया है, आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं झारखंड स्टेट बार काउंसिल की चेयरमैन तो हूँ। वहाँ पर
महिलाओं के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कामकाजी महिलाएं जो है, जब महिला, खासकर वकील महिला की बात अगर हम करें तो इस तरह के कंप्लेंट्स भी हमारे पास बहुत सारे आते हैं। उसको हम लोग को कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं है उसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं। तो उसके लिए ग्रीवांस सेल जो है बनना अनिवार्य है। विशाखा केस के बाद से बोला गया है कि जहाँ पे भी 7 से ज़्यादा महिलाएं जो भी संस्था में काम करती हैं तो वहाँ पर वुमेन्स ग्रीवांस सेल बनाना अनिवार्य है। तो झारखंड में जब मैं पहली महिला हूँ जो निर्वाचित हुई हूँ, यहाँ पर इलेक्शन जीता है, क्योंकि महिलाएं जब भी इलेक्शन लड़ती थी वो हार जाती थी। तो झारखंड बनने के बाद ये पहला कदम ये था कि महिलाओं को वहाँ पर जो संस्था है, जो हमारे मेन बॉडी है, वहाँ पे भी महिलाओं का पायदान जाना चाहिए, वहाँ पे भी महिलाएं आनी चाहिए। तो उसको पहले मैंने वो मुकाम करते हुए वुमेन्स ग्रीवांस का जो हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग मुद्दा आता है, लेकिन सही अर्थ में अभी भी महिलाओं को, कामकाजी महिलाओं को पूरी जो है उस तरह का समाधान हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। हम जितनी भी प्रगति में जाए, प्रगतिशील बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं कि नहीं आज दूसरे को हम लोग अधिकार दे रहे हैं, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं हैरेस होती हैं। तो उस पर जो संस्था है वो संस्था के ऊपर लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अब तक इस दिशा में कोई अहम कदम नहीं उठाया गया है। क्या वजह इसके पीछे मानी जा सकती है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आदेश दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से तो फिर ढिलाई किस चीज़ में बरती जा रही है? देखिए, मेरा जैसा एक्सपीरियंस है झारखंड स्टेट बार काउंसिल में आने के बाद, वहाँ पे मैं अकेली महिला हूँ और पुरुष प्रधान का जो है वो जगह है वहाँ पर। और यहाँ पर उससे पहले जो हमारे एडवोकेट जनरल थे और चेयरमैन भी थे अजीत कुमार जी, तो उन्होंने वहाँ पर एक वुमेन्स ग्रीवांस सेल का गठन किया था। पहली बार जो है ये गठन हुआ था और उसके बाद उसमें जो है 50% से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वहाँ पर होनी चाहिए, उसमें गाइडलाइन में ही दिया गया है। लेकिन अभी जो है, अभी का फ़िलहाल मैं अगर बोलना चाहूँगी तो अभी तक से जो अभी वुमेन्स ग्रीवांस, उसके बाद बॉडी चेंज हुआ और उसके बाद जो वुमेन्स ग्रीवांस सेल है उसमें अभी भी सिर्फ मैं अकेली महिला हूँ और सभी पुरुष हैं। तो इस तरह से जो भी मुद्दा आता है, कंप्लेन आता है, हमारे पास वैसे ही पड़े हुए हैं। तो इसके बाद पर मैंने BCI चेयरमैन मनन मिश्रा जी को भी वहाँ पे लिखा, उनको भी बार डिस्कस किया और इस पर हम लोग जो है वो कुछ काम कर रहे हैं। हाँ, मुझे विश्वास है कि मनन मिश्रा जी जो हमारे BCI चेयरमैन है इस पर बात को रखेंगे और जरूर से उस पर जाहिर तौर पर। और इसी वजह से जो अनुपात है महिलाओं का वो भी कम देखने को मिलता है। जी हाँ, वो देखिए, एक तो महिलाएं घरेलू शादी हो जाती है, गृहस्थी हो जाती है, उसके बाद अगर एक अपना जो है प्रोफेशन में आती है और प्रोफेशन में भी अगर उसको किसी कहीं ना कहीं हैरास होना पड़ता है, या जैसे कई एप्लीकेशंस आए हैं कि जहाँ पर वो बहस कर रही हैं, बाहर आके वहाँ उनको गाली गलौज किया जाता है या उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जाता है या अश्लील हरकतें की जाती हैं। तो इसके लिए एक बॉडी होना बहुत ज़रूरी है जिसमें वो महिलाएं जो हैं अपनी बात को रख सके। इस आपके ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग, बहुत सारे बार काउंसिल हैं पूरे देश में, वहाँ पे भी वुमेन्स ग्रीवांस सेल का गठन हर एक जगह पर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक लीगल बॉडी हैं। लीगल बॉडी में अगर वो कोई भी चीज़ छूटती है तो हम लोग किसी और को क्या सलाह दे सकते हैं। बिल्कुल रिंकू जी, और ये तो बात हुई महिलाओं की। अगर हम वैसे भी वकीलों की बात करें तो उनको भी काफ़ी दिक्कतें पेश आती हैं। अक्सर पुरुष हैं, उन्हें भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। केसेस हो जाते हैं उनके खिलाफ, कई बार फर्जी केसेस भी ठोक दिए जाते हैं। इसको लेकर आप लोग के जरिए क्या किया जाता है? देखिए, वकील समुदाय सचमुच में इसमें बहुत परेशानी में है। हम लोग जिस तरह से महिलाओं की बातें कर रहे हैं उसी तरह से वकील समुदाय की बातें करते हैं। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लाना बहुत ज़रूरी है। ये अध्याय जो है वो हम लोगों ने सारा अलग अलग बार काउंसिल से मांगा गया था कि उसके वो जो नियम हैं, क्या क्या नियम आप चाहते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस चाहते हैं, उस तरह सारा कुछ बना के हम लोगों ने BCI को दिया है। अलग अलग बार काउंसिल में आ गया है और BCI जो है वो अपना
सरकार को भी दी हैं। और हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि अब जो है मोदी सरकार है और मोदी सरकार में ये बात आए, क्योंकि हर एक प्रोफेशन में जब हम काम करते हैं तो किसी को अगर न्याय दिलाते हैं या किसी का केस हार जाते हैं या किसी को होते हैं तो कहीं ना कहीं दुश्मनी आ ही जाती है। तो हम लोग निर्भीक होकर हम अपने जो है लोगों को, लिटिगेंट्स को और सबको सही अर्थ में उनको न्याय दिला सके। तो अधिवक्ताओं को भी प्रोटेक्शन की इसलिए जरूरत पड़ जाती दूसरों को है। न्याय दिलाते हैं, लेकिन जब उनको न्याय दिलाने की बारी आती है तो दिक्कत पेश आती है। इस वजह से आप इसको जल्दी जल्दी लागू करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी इसमें बात चल रही है और इसको लागू हो भी जाएगा। मुझे मोदी सरकार पर जो है वो काफ़ी विश्वास है कि वो लाएंगे। जी जी, उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इस दिशा में अहम कदम उठाए जाएं। वहीं लॉ कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं रिंकू जी, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो काफ़ी गिरता जा रहा है। क्या वजह इसके पीछे मानी जा सकती है और इसको बेहतर करने के लिए अब आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, लॉ कॉलेजेस तो सचमुच बहुत सारे हो गए हैं और ये मेनली जो है बीसीआई जो है वो देखती है, इसका इंस्पेक्शंस वगैरह जो है समय समय पे वो लोग करते हैं क्या होते हैं। तो उसी के लिए ही अभी हम लोगों ने एक जो है बीसीआई से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी निर्देश आया है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हम लोग एक वकील जब पास करते हैं तो वकालत में उनको हम लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स देते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जैसे पास करते हैं उसके बाद उनकी गुणवत्ता को देखी जाती है और उसके बाद ही हम लोग जो है उनको परमानेंट जो है लाइसेंस देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी छटके आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, भले लॉ कॉलेजेस जैसे भी कर रहे हैं, कैसे भी उनको पास कर रही हैं और जिस पे अभी काफ़ी लगाम दिया जा रहा है, काफ़ी हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, हमारे बीसीआई से काफ़ी मॉनिटरिंग भी की जा रही है, अलग अलग नियम भी बनाए जा रहे हैं। तो इस पे अब जो है अभी जो ट्रेंड चला है, अभी क्लैट वगैरह ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक कंपटीशन के तहत में आगे जो है कि बिना कंपटीशन के हम लोग लॉ कॉलेजेस में एडमिशन होता था। अभी है कि ऑल इंडिया एग्ज़ाम जो होता है, ऑल इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं लॉ के और अच्छे अच्छे घर से, अच्छे अच्छे फील्ड से अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं, ब्राइट बच्चे जो हैं उसमें आ रहे हैं, इस प्रोफेशन में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और उम्मीद है कि और बेहतर होगी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है आने वाले दिनों में, अगर इसी तरीके से आप लोग काम करते रहेंगे तो जाहिर तौर पर। और जैसे कि हमने रिंकू जी ये भी सुना है कि कोरोना काल में भी आपने काफ़ी मदद करी है लोगों की, खुद घरों में जाकर लोगों को एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया है, अपनी गाड़ी तक का इस्तेमाल किया है आपने मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? देखिए, हम लोग प्रतिनिधि हैं, अधिवक्ता जो है, अधिवक्ता हमें जो है, मुझे झारखंड के अधिवक्ता लोगों ने मुझे चुन के वहाँ पर दिया है। तो उस समय मेरा फ़र्ज़ होता है, एक जो है उनके प्रतिनिधि का फ़र्ज़ होता है कि हमारे साथ जो है उनको अगर कोई तकलीफ़ हो तो उनके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहना ये है। तो कोरोना काल में ये एक ऐसा समय था, उस समय जो है बहुत लोग जो है अपने परिवार के लोग हैं वो काफ़ी छट रहे थे। तो उस समय अधिवक्ता के साथ खड़ा होना जो है मुझे उचित लगा और मेरा जितना सामर्थ्य था मैंने किया, उनके लिए किया और किस तरह से मेडिकल जो भी एड्स है वो सब दिलवाया और जैसे जो भी काम हुआ। तो हस्बैंड भी मेरे आर्मी में डॉक्टर हैं तो उससे जो आर्मी जी उसमें भी उन्होंने आर्मी हॉस्पिटल में हमने बेड भी काफ़ी इंतजाम करवाया था उसमें कि अधिवक्ताओं को कोई परेशानी ना हो। तो उस तरह से हम लोगों ने किया और आगे भी करते रहूँगी। कोई भी अधिवक्ता को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो करेंगे। जी, जाहिर तौर पर आप इतना अहम काम कर रही हैं, यहाँ पर लोगों की मदद कर रही हैं, जाहिर तौर पर इसकी सराहना वाकई की जानी चाहिए। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रिंकू जी, अगला सवाल आपसे यही जानना चाहते हैं कि ग्लैमर वर्ल्ड में भी आपने खूब नाम कमाया है और लॉ से जुड़ा है आपका प्रोफेशन, तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी अलग अलग हैं, कैसे सामंजस्य बिठाती हैं आप? जी, मैं महसूस करती हूँ कि व्यक्ति को अपनी जो कला है, अपनी जो हॉबी है, उसको भी हुनर जो है वो उस हुनर को भी आगे लाए। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोफेशन में है उसी प्रोफेशन में रहते हुए हम अपनी हॉबी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ये कला की तरफ मेरा रुझान था और एक मौका मिला था जब मैं हिमाचल में थी, मेरे हस्बैंड वहाँ पे पोस्टेड थे, तो हिमाचल में वहाँ पे मिसेस हिमाचल का एक ऑडिशन वगैरह हो रहा था। तो मुझे लगा कि इसमें जाना चाहिए, सोशल वर्क उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो मैंने जो सोशल वर्क किया है वहाँ पर भी, जब हिमाचल प्रदेश में थी तो वार विडोज़ के ऊपर हम लोग एक NGO बनाया था जिस पे हम लोगों ने
काम किया था। मधुबनी पेंटिंग हम लोग सिखाते थे और उसी मधुबनी पेंटिंग को एग्जीबिशंस में लाकर उसको बेचते थे और जो पैसे आते थे बारबेडोस को आता था। तो ये जो सोशल वर्क जहाँ पे भी है, मेरा यही कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जहाँ पे जुड़े हो वहाँ पर, जहाँ अगर आपके इरादा है, नेक है या इरादा है, तो आप उसको हासिल कर ही सकते हो। तो हिमाचल में भी जब मैं वहाँ पर कुछ दिन रही तो वहाँ पर मैंने ये काम किए, तो उसी से जुड़ा हुआ था ये। तो मुझे एक किस्सा याद आता है कि वहाँ पर मेरे जो मुझे जिम में सिखाती थी करती थी, वो मिसेस शिमला थी और वो उन्होंने उन्हीं के ऑडिशन एक्चुअली था, तो वो मुझे साथ लेके गई थी। तो मैंने हंसी खेल में उन्होंने कहा कि आपके भी ऑडिशन करवा देते हैं। तो वैसे ही हंसी खेल में हमारा ऑडिशन वहाँ पर हुआ और हम लोग दोनों ही सिलेक्ट हुए। फिर शिमला में जाकर वो था, तो वहाँ मिसेस हिमाचल बनी। जैसे मैं और इंटरनेशनल लेवल पर आपने देश का नाम भी रोशन किया मिसेस एशिया बनकर। जी, उसमें हाँ, तो उसी में ही वो आगे बढ़ते गए, देखते गए। नया फील्ड था, कला के साथ जुड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने उसको धीरे धीरे आगे करते गए। फिर मिसेस इंडिया जीता चेन्नई में। फिर उसके बाद जब देश को रिप्रेजेंट करना था, फिर मिसेस एशिया के लिए गई और वो भी आपने हासिल किया, कामयाबी हासिल करी। प्रोफेशन के तौर पर देखें तो लॉ आपने किया है, इसी फील्ड में आप आगे बढ़ी, ग्लैमर वर्ल्ड में भी आप रहीं। तो क्या शुरू से ही लॉ में आपकी दिलचस्पी थी? काफ़ी विकट परिस्थितियों का आपने सामना भी किया बचपन में, जैसे कि आप बता रही थी। तो किस तरीके से आपने इस चीज़ को हासिल किया, कैसे अपने प्रोफेशन को पाया? बचपन से ही क्या आप लॉ करना चाहती थी? हाँ, बचपन से ही मैं लॉ करना, मेरा एक ही है जो हमने सोच लिया है। मैं थोड़ी सी जिद्दी भी हूँ कि मैंने जो सोच लिया है वही करूँगी। तो मेरा एक ही फोकस था कि मुझे लॉ करना है। तो मैंने जैसे ही +2 किया, और उस समय 94 में मैंने +2 किया था, उसके बाद ही लॉ में मैं चली गई थी 5 इयर्स कोर्स में। तो उसके बाद लॉ करते करते मुझे 5 इयर्स कोर्स में, मैं कैलकाटा में थी, तो मॉडलिंग का भी मुझे शौक था। तो बहुत सारी मॉडलिंग जो है साड़ियों की, इधर बहुत सारी मॉडलिंग के ऑफर्स आते थे कॉलेज में, तो मॉडलिंग वगैरह भी करती थी। लेकिन मेन इरादा था लॉ जो है वो उस पर जाने का था। तो फिर उसमें हमने वकालत शुरू किया और वकालत के धीरे धीरे जो है 21 साल हमारा निकल गया। और साथ साथ मैंने बोला ना, शौक़ अपने ना मारे, शौक़ को हमेशा पूरा करने की कोशिश करे। तो शौक़ जो है वो था, तो साथ साथ ये भी बढ़ता गया, शौक़ आगे बढ़ता गया। और आम लोगों के लिए भी आपने बहुत अहम योगदान दिया है। महिलाएं हों चाहे वकील हों, सबके लिए आप काम करती आई हैं। समाज सेवा भी आपने बढ़ चढ़ कर करी है। अब आगे क्या कुछ प्लानिंग है आपकी, क्या करने वाली हैं अब आगे? देखिए, मेरा कहना है कि समय के साथ साथ जैसे है ना, रास्ता बनता जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें सोच रखी है। पहले तो अधिवक्ता के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। उसका जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लाना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर हम लोग दें वुमेन्स ग्रीवांस सेल, जो मैंने कहा कि झारखंड में क्या पूरे देश में अगर अलग अलग जगह पर लीगल फ्रेटर्निटी में अगर नहीं है, अगर अलग अलग काउंसिल्स में नहीं है, तो वो भी लागू करना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर भी मेरा एक सपना है कि भाई हर एक जगह महिलाएं जो है सुरक्षित रहे। कहीं पे भी जो भी कामकाजी महिलाएं हैं, या तो लीगल फील्ड में हो या कहीं पे भी हो, वहाँ पर जाके जो भी अगर उनके साथ अगर गलत हो रहा है या हैरेस हो रही है, तो उनके साथ भी काम हो। और अधिवक्ताओं के लिए बहुत सारे प्लान्स सोच रखा है। मेडिक्लेम, इंश्योरेंस, सरकार से भी हमारी मांग रहती है। और यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म में भी मैं ये बोलना चाहती हूँ सरकार से कि अधिवक्ताओं को भी जो है वो कुछ फंड्स दे ताकि वो मेडिक्लेम वगैरह अपना कर सके, इंश्योरेंस वगैरह कर सके, ताकि विकट स्थिति में वो अपना काम जो है वो कर सके। तो इस मुद्दे पे भी मेरा एक फोकस है कि अधिवक्ताओं के जो है योजनाएं, कल्याण योजनाएं, कैसे हम लोग उसको कर सके। और झारखंड में ऐसे भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। पेंशन योजना है जो अभी भी बहुत सारे देश में बहुत सारे बार काउंसिल में नहीं चल रही है। तो हाँ, वो सारी वो योजना रिंकू जी, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है ब्यूटी विथ ब्रेन कहेंगे तो बेहतरीन होगा आपके लिए, और एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं आप इस चीज़ का। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल यही आपसे करना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? भाई, सपना देखना जो है ना छोड़े। आपके जो सपने हैं, भले आप उसको पूरा नहीं कर सके, समय पर नहीं कर सके, तो समय कभी भी ख़त्म नहीं होता। आपका सपना कैसे भी अगर इरादा पक्का है तो सपना जो है वो आपका पूरा होगा। आप
हमेशा होप रखे और सपने ज़रूर से देखे, और ख़ुद को हमेशा ज़रूरी नहीं है आप सुंदर हो या ये हो, रंग रूप से नहीं होता, आपके अंदर में जो सुंदरता, मन की जो सोच है उसको सुंदर बनाए, देखिएगा आपके चेहरे में वो सुंदरता खिलते जाहिर रहेगी। तौर पर बहुत अच्छी बात कही है आपने। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी है यहाँ पर, किस तरह से आपने महिलाओं के लिए काम किया है, वकीलों के लिए काम किया है, और प्रोफेशन और ग्लैमरस वर्ल्ड में किस तरीके से सामंजस्य बिठा के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।